हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका बिहार तथ्य सार को पढ़ रहे हैं, यानी कि बिहार स्पेशल। समझ गए? बिहार स्पेशल। तो इसमें बिहार तथ्य सार को पढ़ रहे हैं। आज जो है क्लास 2 है। क्लास 2 हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है बिहार तथ्य सार, ये बिहार के सभी ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे बिहार के बीपीएससी का हो, बीपीएससी मतलब जो जैसे 72वीं बीपीएससी होने वाली है, चाहे टीआरई 4 का हो टीचर का, चाहे आपका दरोगा की तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट, उनके लिए, या बिहार पुलिस के लिए भी, या बीएसएससी के लिए, जो भी हो, बिहार के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और ये जो है अपडेटेड है। समझ गए? और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये घटना चक्र का है। ये घटना चक्र का जो न्यू बुक आई है बिहार तथ्यसार, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा कि घटना चक्र जो है कैसी बुक है। समझ गए? बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो हम लोग घटना चक्र की 2026 की बिहार तथ्य सार पढ़ रहे हैं। समझ गए? इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आपका घटना चक्र का साइंस, जो है साइंस भी पढ़ेंगे। साइंस की जो 2026 के बुक आई है उसको पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान से पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो है जीव विज्ञान से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद से फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान को सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे घटना चक्र की। समझ गए? और ये घटना चक्र के बिहार तथ्य सार हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि बिहार स्पेशल, और ये भी अपडेटेड है। और इसी में हम लोग जो है आपका घटना चक्र का क्या पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए? आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में 9 या 10 क्लास हो चुका है। साथ ही साथ हम लोग प्राचीन भारत का घटना चक्र का 5 या 6 क्लास कर चुके हैं। और 5-6 क्लास कराने के बाद मैंने सोचा कि पहले आधुनिक भारत करा देता हूँ, क्योंकि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए? तो आधुनिक भारत 9 या 10 क्लास हो चुका है और ये लगातार चल रही है। साथ ही साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। घटना चक्र के इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, वो भी 9 या 10 क्लास हो चुका है। साथ ही साथ घटना चक्र के हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अभी जो भारत का भूगोल चल रहा है घटना चक्र में, और ये भी 10-11 क्लास हुआ होगा। तो ये भी चल रहा है लगातार। समझ गए? और इसके बाद जो है जो भी है आगे हम लोग इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस शुरू करने वाले हैं घटना चक्र का। समझ गए? और घटना चक्र का तथ्य सार बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बिहार तथ्य सार में बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए, बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक तौर पर बेहद समृद्ध है। इसके इतिहास में मौर्यों, पालों आदि की विजय गाथा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं। बिहार में पिछले कुछ वर्षों से बहुत से महत्वपूर्ण विधायी सुधार हुए हैं, जो बिहार की राजनीतिक जीवंतता को अभिव्यक्त करते हैं। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी हैं। और इन पर जो है मर्डर का केस है,
और ये कितना पढ़े हैं आप लोगों को तो पता है ही, कितना पढ़े लिखे हैं, समझ गए। कम पढ़े लिखे लोग जो है ना, अनपढ़ लोग जो है ना, मंत्री बन रहे हैं, समझ गए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और जो है ना, और दूसरी बात, जिन पर आरोप है मर्डर का, आप पर एक भी केस हो जाएगा तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। और ये लोग मतलब इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, क्या मतलब कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पर अगर कोई भी आपका केस हो, FIR हो, तो समझिए कि उसकी कहानी ख़त्म। वो अब नहीं है उसको, वो जो है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है अब, समझ गए। लेकिन ये लोग जो है ना पूरा मतलब राज भोगते हैं। और पढ़े हुए, पढ़े लिखे, मेहनत करके जो जो पढ़ लिख कर जो अधिकारी बने हैं, वो इन जो है ना अंगूठा छाप के जो है ना मतलब पीछे पीछे घूमते हैं, समझ रहे हैं ना, अंगूठा छाप के पीछे पीछे। और ये जब चाहते तब ट्रांसफ़र करवा देंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ। क्या नियम है, क्या कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार विधायी का इतिहास। बिहार विधायी का इतिहास, तो बिहार यानी सभ्यता, ज्ञान और शक्ति के केंद्र, जिसने अपनी समृद्ध राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रही है। यानी कि जिस समय दुनिया में कहीं भी नहीं होता है खाना बदोश वाले लोग जीवन जीते थे, इधर से उधर जनजातीय जीवन, उस समय वैशाली में गणतंत्र था। पूरे विश्व में वैशाली में गणतंत्र था। और अंग्रेज बोलते हैं ना कि हमारी सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें, सिस्टम सही है, हम यहाँ पर भारतीयों को जो है ना सिखाने आए हैं कि कैसे राजपाट चलाया जाता है। अब एक गधे तुम सिखाओगे, तुम्हारे पास जब तुम नंगे पंगे घूम रहे थे, तुम खाना बदोश वाली ज़िंदगी जी रहे थे, उस समय हमारे देश में गणतंत्र था, पूरे विश्व में वैशाली में था। तुम हमें सिखाओगे। यहाँ वैशाली को विश्व की प्राचीन गणतांत्रिक परंपराओं की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ जो वैशाली को विश्व के प्राचीन गणतांत्रिक परंपराओं की जन्मस्थली माना जाता है। किस तरह से राजपाट चलाया जाता है, किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है, ये सारी चीज़ें ये हमें सिखाएंगे अंग्रेज। चलिए, प्राचीन काल में मगध, अंग, विदे, वज्र संघ, अंगुत्राप एवं कौशिकी के रूप में चिन्हित साम्राज्य के तहत इस भूभाग को राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। प्राचीन काल में देखिए क्या क्या था। मगध, अंग, विदे, वज्र संघ, अंगुत्राप एवं कौशिकी के रूप में चिन्हित साम्राज्य, जिसमें अंग्रेज यूरोप में और आपका क्या बोलते हैं अमेरिका में, जिस समय इन लोगों नहीं होता वो खाना बदोश वाले जनजाति वाले जिंदगी जी रहे थे, उस समय हमारे यहाँ पर गणतंत्र था, उसको साम्राज्य बनना शुरू हो गया था। ये हमें आए थे सिखाने के लिए। गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना। गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना। कारण यह है कि हमारे समाज में बहुत सारी जो है ना बुराइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, जिसके कारण से है ना कहते हैं राष्ट्रीय एकता नहीं थी हमारे यहाँ, समझ गए, राष्ट्रीय एकता की भावना थी। उसके बाद से जो भी राजा था जो है ना धीरे धीरे मतलब हर कोई मतलब राजा बनना चाहता था, समझ गए। तो बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारी बातें थी, जिसके कारण से हमारा देश जो है गुलाम बना। सिर्फ एक ही कारण नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, समझ गए। जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं हमारे देश का गुलाम बनने के पीछे, बहुत सारे कारण हैं, समझ गए। उसमें एक कारण है कि हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जो है ना समुद्र पार मतलब समझ गए धर्म भ्रष्ट माना जाता था। समुद्र पार जो करेगा धर्म भ्रष्ट। आज धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, आज विदेशों में जाकर, अमेरिका में, यूरोप में जाकर काम करे, अब आज तो नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि नहीं, जो भी समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए लोग नहीं जाते थे। इससे क्या होता है कि आप दुनिया से मतलब अलग थलग हो गए, यानी कि बाकी दुनिया में क्या हो रही है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और यही कारण रहा है कि आप अगर उस समय कटे छटे नहीं होते, दुनिया से अलग थलग नहीं होते, तो अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा था, दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, अगर नहीं कटे छटे होते तो क्या होता है, आपको जानकारी होती क्या हो रहा है क्या नहीं है। लेकिन तो आप तो बस ठीक है। तो यही कारण है कि वो सारी जानकारियाँ हमारे देश के लोगों को नहीं थी जो होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता नहीं थी, समझ गए।
ठीक है, बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण जो है हमारा देश गुलाम बना। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोई देश गुलाम नहीं बनता है, कमियां तो रही जरूर होगी हम में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालखंड बदलता गया और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग बना। कालखंड बदलता गया और बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग बना, परंतु बिहार वासी अपनी सक्रियता एवं कर्मठता के बल पर अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहे। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग लगातार उठती ही रही। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है 12 दिसंबर 1911 था, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की एवं इसका मुख्यालय जो है पटना निर्धारित किया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस प्रांत के पहले उपराज्यपाल बने। ये 64वीं बीपीएससी में इसके बारे में जो है ना इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि जरूरी है, 64वीं बीपीएससी में इसे बने हैं। तो 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। तो सवाल पूछेगा कि बिहार एवं उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होने के बाद। और जब ये मतलब अलग हो गया तो क्या हुआ? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट जो है बेले इस प्रांत के पहले उपराज्यपाल बने। किसके? तो बिहार और उड़ीसा के। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया। समझ गए। इस नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया। इनमें 24 सदस्य निर्वाचित होते थे। इनमें से 24 सदस्य जो है निर्वाचित होते थे एवं 19 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। यानी 19 सदस्य जो है उपराज्यपाल जो था उसके द्वारा मनोनीत होते थे और 24 निर्वाचित होते थे। यही परिषद सदस्यों की संख्या बल में अनेक परिवर्तनों के बाद आज बिहार विधानसभा के रूप में विद्यमान है। इस विधायी परिषद की बैठक जो है प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई। 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई। 66वीं बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में इसके बारे में पूछा गया है। समझ गए। तो देखिए यही परिषद जो है सदस्यों की संख्या बल में अनेक परिवर्तन के बाद आज जो है बिहार विधानसभा के रूप में विद्यमान है। यही इस विधायी परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तब 20 जनवरी 1913 को कहा? तब पटना में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई। तो सवाल इसको भी ध्यान रखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई। इसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार जो है केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। जैसे केंद्रीय विधानसभा एवं राज्य परिषद का नाम दिया गया, जो कालांतर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में परिवर्तित हुए। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वितंत्रीय या द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों क्रमशः आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्ताक्षरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करते थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है राज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों में से नियुक्त मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उप राज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए।
यानी कि बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उप राज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर यह क्रमशः 76 एवं 27 कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय तक इस विधायी परिषद के लिए एक स्वतंत्र भवन एवं सचिवालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप वर्ष 1920 में एक नए भवन का निर्माण कराया गया एवं परिषद का काम इसी भवन में होने लगा। यही परिषद भवन आज बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है। इसी भवन में बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक 17 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई एवं इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने संबोधित किया। इसको याद रखिएगा, 7 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में नई शासन व्यवस्था लागू होने के कुछ ही दिनों के पश्चात प्रांतीय विधायी परिषद को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठने लगी। इधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। भारत में चल रहे आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीय या भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम करने की घोषणा की गई। वर्ष 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलनों एवं पूना पैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। प्रांतीय स्वरूपता की भी शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में अस्तित्व में आए प्रांतीय स्वायत्तता की भी शुरुआत इसी अधिनियम से हुई तथा प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया एवं एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आई। 30 सदस्यों वाली नई बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में 22 जुलाई 1936 को बिहार विधानसभा कक्ष के उत्तर उसी भवन में निर्मित नए सदन कक्ष में संपन्न हुई और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 152 कर दी गई। 39वीं और 42वीं बीपीएससी। इस आधार पर जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के गठन हेतु चुनाव संपन्न हुए एवं 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली निर्वाचित कांग्रेस सरकार गठित हुई। 65वीं बीपीएससी। 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ। 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति लिए बगैर ही भारतीयों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। इसके विरोध स्वरूप 31 अक्टूबर 1939 को डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा भंग कर दी गई। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात बिहार में पुनः विधानसभा चुनाव कराए गए और इसके बाद वर्ष 1946 में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनी। 25 अप्रैल 1946 को श्री विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू हो जाने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1952 और 1957 में क्रमशः पहले और दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। वर्ष 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तथा एक सदस्य अलग से मनोनीत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमाओं में पुनः परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटाकर 318 हो गई एवं एक मनोनीत सदस्य का स्थान सुरक्षित रहा अर्थात
कुल सदस्यों की संख्या 319 रही। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। 65वीं यूपीएससी में पूछा गया था, उसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़ाकर 324 हो गई तथा एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत रहा। इस प्रकार बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 325 हो गई। नवंबर 2000 में भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित होने के पश्चात बिहार से अलग होकर झारखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके फलस्वरूप बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य एवं एक मनोनीत सदस्य अर्थात कुल 82 सदस्य दिनांक 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड विधानसभा के सदस्य हो गए। इस प्रकार बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य ही शेष रह गए, जो अभी तक इसी स्वरूप में हैं। ठीक इसी प्रकार वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या 30 थी। संविधान लागू होने के बाद यह 72 कर दी गई। वर्ष 1958 में यह संख्या बढ़कर 96 हो गई और वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या घटकर 75 हो गई, जो अभी इसी स्वरूप में है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन या मनोनयन रीति। बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 सदस्य। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 6 सदस्य, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 6 सदस्य, स्थानीय प्राधिकार 24 सदस्य, मनोनीत 12 सदस्य। नोट देखते हैं। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। ये सवाल पूछा गया 63वीं बीपीएससी में, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये भी दिया गया है, इसमें फायदा है कि कहाँ कब पूछा गया ये दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद नवीनतम कार्यकाल 20 नवंबर 2025 से 14 अप्रैल 2026 तक रहा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को पद ग्रहण किया। भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बिहार विधानसभा के अब तक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957। कर्पूरी ठाकुर जो है 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968। श्री राम राजपाल सिंह यादव 3 जून 1971, 9 जनवरी 1972। सुशील कुमार मोदी जो 24 नवंबर 2005 से 16 जून 2013। तेजस्वी यादव जो 22 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2017। सुशील कुमार मोदी जो 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020। तारा किशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022। तेजस्वी यादव 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024। सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 से 14 अप्रैल 2026। श्री विजय कुमार चौधरी एवं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव 15 अप्रैल 2026 से अब तक। 30 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की स्थिति इस प्रकार है। दल का नाम, सदस्य संख्या। भारतीय जनता पार्टी 88, जनता दल यूनाइटेड 85, राष्ट्रीय जनता दल 25, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1, बहुजन समाज पार्टी 1, रिक्त 1, कुल जो है 243। बिहार के राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिहार के विधायी
परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 पटना कॉलेज बांकीपुर। बंगाल से पृथक होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को। बिहार एवं उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बिहार में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्य 318, मनोनीत 1, कुल सदस्य 319। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कराए गए चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रीमियर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह। बिहार के प्रीमियर एवं मुख्यमंत्रियों की सूची। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। प्रीमियर 2/1/1946 से 31/1/1952 तक। 64वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 29/4/1952, 31/1/1961। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री 1/2/1961 से 18/2/1961 तक। श्री विनोद झा जो है मुख्यमंत्री 18/2/1961 से 2/10/1963 तक। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय जो है मुख्यमंत्री 2/10/1963 से 5/3/1967। श्री महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री 5/3/1967 से 28/1/1968 तक। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सीडीपी 2022 में पूछा गया था। ये सवाल 2006 थे। ये जो है ना 6 नंबर जो आया ना, ये बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सीडीपी 2022 में पूछा गया था। 7 नंबर देखिए, श्री सतीश प्रसाद सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री 28/1/1968 से 1/2/1968। श्री बिंदेश्वरी मंडल जो है मुख्यमंत्री 1/2/1968 से 22/3/1968। उसके बाद से श्री भोला प्रसाद शास्त्री जो है मुख्यमंत्री 22/3/1968 से 68 से 29/4/1968। 29/4/1968 से 22/2/1969 तक कुल 244 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 10 नंबर श्री सरदार हरिहर सिंह जो है मुख्यमंत्री 26/2/1969 से 22/6/1969। श्री भोला प्रसाद शास्त्री जो है मुख्यमंत्री 22/6/1969 से 4/7/1969 तक। अब आगे देखिए इनको 6/7/1969 से 6/2/1970 तक कुल 225 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। इसको ध्यान रखिएगा। 12 नंबर श्री दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री जो है 16/2/1970 से 22/12/1970 तक। उसके बाद 13 नंबर श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री 22/12/1970 से 2/6/1971 तक। 14 नंबर श्री भोला प्रसाद शास्त्री जो मुख्यमंत्री 2/6/1971 से 9/1/1972। 9/1/1972 से 19/3/1972 तक कुल 70 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 15 नंबर श्री केदार पांडे मुख्यमंत्री 19/3/1972 से 2/7/1973 तक। 16 नंबर श्री अब्दुल गफूर जी मुख्यमंत्री 2/7/1973 से 11/4/1975 तक। 17 नंबर श्री जगन्नाथ मिश्र जो है मुख्यमंत्री 11/4/1975 से 30/4/1977 तक। 30/4/1977 से 24/6/1977 तक कुल 54 कुल दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 18 नंबर देखिए श्री कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री 24/6/1977 से 21/4/1979 तक। 19 नंबर श्री राम सुंदर दास मुख्यमंत्री
21/4/1979 से 17/2/1980 तक। 17/2/1980 से 18/6/1980 तक कुल 112 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 20 नंबर देखिए, श्री जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री 8/6/1980 से 14/8/1983 तक रहे। देखो 21 नंबर देखिए, श्री चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री 14/8/1983 से 12/3/1985 तक। 22 नंबर, श्री बिंदेश्वर दुबे जो है मुख्यमंत्री 12/3/1985 से 13/2/1988। 23 नंबर, श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री 14/2/1988 से 10/3/1989। 24 श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो है मुख्यमंत्री 11/3/1989 से 6/12/1989। 25 नंबर, श्री जगन्नाथ मिश्र जो है मुख्यमंत्री 6/12/1989 से 10/3/1990 तक। 26 नंबर, श्री लालू प्रसाद यादव जो है मुख्यमंत्री 10/3/1990 से 28/3/1995 तक। 28/3/1995 से 4/4/1995 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 27 नंबर, लालू प्रसाद यादव जो है मुख्यमंत्री 4/4/1995 से 25/7/1997 तक। 28 नंबर, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री 25/7/1997 से 11/2/1999 तक बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन? तो राबड़ी देवी। ये बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है ना, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। 12/2/1999 से 8/3/1999 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 29 नंबर, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री 9/3/1999 से 2/3/2000 तक। 30 नंबर देखिए, श्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री 3/3/2000 से 10/3/2000 तक। 31 नंबर, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री 11/3/2000 से 6/3/2005 तक ये मुख्यमंत्री रही है। 7/3/2005 से 24/11/2005 तक कुल 262 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 32 नंबर, श्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री 24/11/2005 से 25/11/2010 तक। 33 नंबर, श्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री 26/11/2010 से 19/5/2014 तक। 34 नंबर, श्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री 20/5/2024 से 22/2/2015 तक। 35 नंबर, नीतीश कुमार जो है, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 22/2/2015 से 14/4/2026 तक। समझ गए, इतना लंबा। उसके बाद 36 नंबर, श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री 15/4/2026 से अब तक। नोट देखते हैं। 1, वर्ष 1937 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रीमियर मोहम्मद यूनुस 1/4/1937 से 19/7/1937 तक थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं आगे। नोट देखिए 2 नंबर, श्री कृष्ण सिन्हा के बिहार के प्रीमियर के रूप में दूसरा कार्यकाल 1/1946 से 14/8/1947 तक था। इसके पश्चात प्रीमियर को मुख्यमंत्री का पदनाम दिया गया। अतः श्री कृष्ण सिन्हा का बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 31 जनवरी 1952 तक तथा 29 अप्रैल 1952 से 31 जनवरी 1961 तक था। अब आगे देखते हैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की सूची देखते हैं। पहला, श्री रामदयालु सिंह 23/7/1937 से 11/11/1944 तक। दूसरा है श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा 25/4/1946 से 14/3/1962 तक। तीसरा, श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु 25/3/1962 से 25/3/1967। चौथा जो है श्री धनिक लाल मंडल 16/3/1967 से 10/3/1969। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। पाँच नंबर, श्री राम नारायण मंडल 11/3/1969 से 20/3/1972 तक। 6 नंबर, श्री हरिनाथ मिश्र 21/3/1972 से 26/6/1977 तक। 7 नंबर, श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह 28/6/1977 से 22/6/1980 तक। 8 नंबर, श्री राधा नंदन झा 24/6/1980 से 1/4/1985 तक। 9 नंबर, श्री शिव चंद्र झा 4/4/1985 से 23/1/1989 तक। 10 नंबर, श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला खां 27
3/3/1989 से 19/3/1990 तक। 11 नंबर श्री गुलाम सरवर जो है 20/3/1990 से 9/4/1995 तक। 12 नंबर श्री देवनारायण यादव 12/4/1995 से 6/3/2000। 13 नंबर श्री सदानंद सिंह 19/3/2000 से 28/2005। 14 नंबर श्री उदय नारायण चौधरी 30/11/2005 से 29/11/2010। 2/12/2010 से 28/11/2015। 15 नंबर देखिए श्री विजय कुमार चौधरी 2/12/2015 से 15/11/2020। 16 नंबर श्री विजय कुमार सिन्हा जो 25/11/2020 से 24/8/2022। 17 नंबर श्री अवध बिहारी चौधरी जो है 26/8/2022 से 12/2/2024। 18 नंबर श्री नंदकिशोर यादव जो है 15/2/2024 से 1/12/2025। 19 नंबर डॉक्टर प्रेम कुमार जो है 2/12/2025 से अब तक। बिहार को उपराज्यपाल राज्यपाल उपराज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा देखिए कितना 1912 से 1920 तक देखते हैं क्या है। 1912 से 1920 तक कौन कौन बिहार के उपराज्यपाल और राज्यपाल रहे उसके बारे में जानते हैं। पहला सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1/4/1912 से 19/11/1915 तक। दूसरा सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 19/11/2015 से 4/4/1918। तीसरा सर एडवर्ड वेरे लेविंगे 5/4/1918 से 12/8/1918। चौथा जो सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 12/8/1918 से 29/12/1920। राज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा 1920 से 1936। 1 नंबर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है 29/12/1920 से 30/11/1921। दूसरा सर हैविलैंड ली मूसेरियर 30/11/1921 से 12/4/1922। 2 नंबर सर हेनरी व्हीलर 12/4/1922 से 26/3/1925। 3 नंबर सर ह्यूग मैकफर्सन जो है 27/3/1925 से 26/7/1925। 4 नंबर सर हेनरी व्हीलर जो है 26/7/1925 से 7/4/1927। 5 नंबर सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंस 7/4/1927 से 26/4/1929। 6 नंबर सर जेम्स डेविड शिफ्टन 26/4/1929 से 25/8/1929। 7 नंबर सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंस जो है 25/8/2029 से 1929 से 5/6/1930 तक। 8 नंबर सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है 5/6/1930 से 21/9/1930। 9 नंबर सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंस जो है 21/9/1930 से 7/4/1932। 10 नंबर सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है 7/4/1932 से 12/10/1934। 11 नंबर जॉन टार्लटन विहिटे बाद में सर 12/10/1934 से 11/2/1935। अगला देखिए 12 नंबर सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11/2/1935 से 31/3/1936 तक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे बिहार के राज्यपाल 1936 से 1947 तक कौन रहे उसके बारे में। पहला सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है 1/4/1936 से 10/3/1937 तक। दूसरा सर मॉरिस गार्नियर हाइलेट 11/3/1937 से 15/5/1938 तक। 3 नंबर सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 15/5/1938 से 16/9/1938 तक। ये जो ना ये नहीं पूछेगा क्योंकि कितना कोई याद रखेगा समझ गया। और इससे जो है बिहार का राज्यपाल जब देश आज़ादी के पहले का ये सब दिया गया 1937 से 36 से 47 इसमें से आज तक सवाल नहीं पूछा गया। चलिए फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 नंबर सर मॉरिस गार्नियर हाइलाइट 17/9/1938 से 5/8/1939। 5 सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 16/8/1939 से 2/2/1943। 6 नंबर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 13/2/1943 से 6/9/1943। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। 7 नंबर श्रीमान रॉबर्ट फ्रांसिस मुंडी बाद में सर 17/9/1943 से 23/4/1944। अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24/4/1944 से 12/5/1946। 9 नंबर सर ह्यूग डो जो है
13/5/1946 से 14/8/1947 बिहार के राज्यपाल की सूची स्वतंत्रता पश्चात। 1 नंबर जयरामदास दौलत राम। श्री जयरामदास दौलत राम 15/8/1947 से 11/1/1948 66वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात जो बने उनके बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। 2 नंबर श्री हरि अड़े 12/1/1948 से 14/6/1952। 3 नंबर श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 15/6/1952 से 5/7/1957 तक। 4 नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन 6/7/1957 से 11/5/1962 तक। 5 नंबर श्री मधभूषी अनंत सैनम आयंगर 12/5/1962 से 6/12/1967 तक। 6 नंबर श्री नित्यानंद कानूनगो 7/12/1967 से 12/1/1971 तक। 7 नंबर जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिन्हा कार्यवाहक 21/1/1971 से 3/1/1971। 8 नंबर श्री देवकांत बरुआ 1/2/1971 से 4/2/1973 तक। 9 नंबर श्री रामचंद्र घोडी बा भंडारे जो है 4/2/1973 से 15/6/1976। 10 नंबर श्री जगन्नाथ कौशल जो है 16/6/1976 से 27/5/1978। 11 नंबर जस्टिस कृष्ण वल्लभ जो है नारायण सिंह जो है कार्यवाहक 27/5/1978 से 12/6/1978 तक। 12 नंबर श्री जगन्नाथ कौशल जो है 26/6/1978 से 31/1/1979। 13 नंबर जस्टिस कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह कार्यवाहक 31/1/1979 से 19/9/1979। 14 नंबर डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवाई जो है 20/9/1979 से 15/3/1985। CDPO 2022 में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब ये जो है ना पूरा 14 तक इसको ध्यान रखिएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर श्री पी वेंकट सुबैया 15/3/1985 से 25/2/1988। 16 नंबर श्री गोविंद नारायण सिंह 26/2/1988 से 24/1/1989। 17 नंबर जस्टिस दीपक कुमार सेन कार्यवाहक जो है 24/1/1989 से 28/1/1989। 18 नंबर श्री RD प्रधान कार्यवाहक 29/1/1989 से 2/3/1989। 19 नंबर डॉक्टर श्री जगन्नाथ पहाड़िया जो है 3/3/1989 से 2/2/1990 तक। 20 नंबर जस्टिस जीजी सोहोनी जो है कार्यवाहक 2/2/1990 से 16/2/1990। 21 नंबर श्री मोहम्मद यूनुस सलीम 16/2/1990 से 13/2/1991। 22 नंबर श्री बी सत्यनारायण रेड्डी कार्यवाहक जो है 14/2/1991 से 8/3/1991। 23 नंबर श्री मोहम्मद शफी कुरैशी 19/3/1991 से 13/8/1993। 24 नंबर डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई 14/8/1993 से 26/4/1988 1998। 25 नंबर श्री सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 25/3/1999। 36 नंबर जस्टिस ब्रिज मोहन लाल कार्यवाहक जो है 25/3/1999 से 5/10/1999 तक। 27 नंबर श्री सूरजभान जो है कार्यवाहक 6/10/1999 से 12/22/21/1999। 28 नंबर श्री विनोद चंद्र पांडे जो है 23/11/1999 से 12/6/2003। 29 नंबर न्यायमूर्ति श्री M रामा जोइस 12/6/2003 से 31/10/2004। 30 नंबर श्री वेद प्रकाश मरवा कार्यवाहक जो है 1/11/2004 से 4/11/2004। 31 नंबर डॉक्टर सरदार बूटा सिंह 5/11/2004 से 31/1/2006। 32 नंबर श्री गोपाल कृष्ण गांधी जो है कार्यवाहक 31/1/2006 से 21/6/2006। 33 नंबर श्री रामकृष्ण सूर्य भांजी गवई 22/6/2006 से 2/7/2008। 34 नंबर श्री RL भाटिया 10/7/2008 से 28/6/2009। 35 नंबर श्री देवानंद कुमार 29/6/2009 से 21/3/2013। 36 नंबर डॉक्टर DY पाटिल जो है 22/3/2013 से 26/11/2014। 37 नंबर श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जो है 27/11/2014 से 15/8/2015।
38 श्री श्री रामनाथ कोविंद 16/2015 से 21/2017। 39 नंबर श्री केसरीनाथ त्रिपाठी कार्यवाहक 22/2017 से 3/10/2017। 40 नंबर श्री सत्यपाल मलिक 4/10/2017 से 22/8/2018। 41 श्री लालजी टंडन 23/8/2018 से 28/7/2019। 42 नंबर श्री फागू चौहान जो है 29/7/2019 से 16/2/2023। 43 में श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है 27/2/2023 से 1/1/2025 तक। 44 नंबर श्री आरिफ मोहम्मद खान 2/1/2025 से 13/3/2026 तक। ठीक है। 45 नंबर लेफ्टिनेंट जनरल श्री सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त 14/3/2026 से अब तक। अब देखते हैं बिहार मंत्रिमंडल के बारे में क्या दिया गया है। श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, 6 सिविल विमानन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। श्री विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और वाणिज्य कार्य। श्री श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, सूचना और जनसंपर्क। श्री विजय कुमार सिन्हा कृषि। डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार। श्री निशांत स्वास्थ्य। श्रीमती लेसी सिंह भवन निर्माण। श्री राम कृपाल यादव सहकारिता। श्री नीतीश मिश्रा जो है नगर विकास एवं आवास। दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी। श्री दामोदर राउत परिवहन। श्री संजय सिंह टाइगर उच्च शिक्षा विधि। श्री अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। श्री भगवान सिंह कुशवाहा योजना एवं विकास। श्री अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास। श्री मदन सहनी मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन। श्रीमती रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। श्री रत्नेश सादा आपदा प्रबंधन। श्री कुमार शैलेंद्र पथ निर्माण। श्रीमती शीला कुमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा। श्री केदार प्रसाद गुप्ता पर्यटन। श्री लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। श्री सुनील कुमार ग्रामीण कार्य। सुश्री श्रेयसी सिंह उद्योग और खेल। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। श्री किशोर राम डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन संसाधन। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल ऊर्जा। डॉक्टर प्रेम कुमार खान एवं भूतत्व कला एवं संस्कृति। श्रीमती श्वेता गुप्ता समाज कल्याण। श्रीमती मिथिलेश्वर शिक्षा। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। श्री संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। श्री संजय कुमार गन्ना उद्योग। श्री दीपक प्रसाद पंचायती राज। बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जून 1968 से फरवरी 1969 तक। राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लागू। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानून को। प्रथम राष्ट्रपति शासन के पूर्व मुख्यमंत्री भोला प्रसाद पासवान शास्त्री। अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 2005 राज्यपाल बूटा सिंह। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 8 अप्रैल 2006 से लागू। इस अधिनियम के तहत बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव मई जून 2006 में हुए। बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पहले के अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है। अन्य व्यवस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान है। मई 2026 तक की स्थिति के अनुसार बिहार के 19 नगर निगम
हैं। पटना, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। ये कुल 19 है। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, पर्यटन। श्री लखेंद्र कुमार रोशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। श्री सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य। सुश्री श्रेयसी सिंह, उद्योग और खेल। मोहम्मद जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण। श्री नंद किशोर राम, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू, मंडल, ऊर्जा। डॉक्टर प्रमोद कुमार, खान एवं भूतत्व, कला और संस्कृति। श्रीमती सुनीता गुप्ता, समाज कल्याण। श्री मिथिलेश तिवारी, शिक्षा। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। श्री संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। श्री संजय कुमार, गन्ना उद्योग। श्री दीपक प्रकाश, पंचायती राज। बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जून 1968 से फरवरी 1969 तक लगा था। ये सवाल पूछा भी गया है दरोगा के एग्जाम में। राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लागू है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति शासन के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, ये देखिए। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वह 2005 राज्यपाल बूटा सिंह थे, उस समय लगा था। तो इन सबको जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 देखते हैं। 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव मई जून 2006 में हुए। बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। पहले का अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है। अन्य व्यवस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान है। मई 2026 तक की स्थिति के अनुसार बिहार में 19 नगर निगम है। पटना, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। अब चलिए हम लोग देखते हैं बिहार का इतिहास के बारे में जानते हैं। बिहार का इतिहास विभिन्न राजवंशों तथा महान व्यक्तियों और कई धर्मों के जन्म स्थान से विरासत में प्राप्त एक समृद्ध संस्कृति को इंगित करता है। बिहार ऐतिहासिक रूप से मौर्यों यानी मौर्य वंश की न केवल मुख्य भूमि रहा बल्कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी रहा। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर ही शोभित हुए। इस अध्याय में हम बिहार के इतिहास को परीक्षा उपयोगी तथ्यों के प्रकाश में देखेंगे। प्राचीन इतिहास देखते हैं। बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। यहाँ पर देखिए बिहार के इतिहास के बारे में क्या बोला है कि पूरा पाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। किसका इतिहास? तो बिहार का इतिहास। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी कि मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद यानी सारण और चेचर यानी वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 66 बीपीएससी री एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। विद्वानों के एक वर्ग ने ऋग्वेद में वर्णित कीकट यानी कीकट शब्द को मगध से जोड़ा है।
बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों को आग की जानकारी थी एवं वे कृषि कार्य करते थे। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचदश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचदश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे। विद्वानों को वर्ग ने ऋग्वेद में उल्लिखित कीकट कीकट शब्द को मगध से जोड़ा है एवं मगध वासियों को क्षत्रिय वर्ग का बताया है। कनिंघम ने बोध गया मंदिर का सर्वेक्षण कराकर उत्खनन कराया था। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्वेन सांग और फाहियान ने भी किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम एवं मेजर किटो ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव में बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि की है। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के कसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI के अनुसार विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। यानी कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना किसके द्वारा? तो प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI के अनुसार। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। अंग और मगध, आधुनिक राजगिरी और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। यानी कि अंग और मगध जो है आधुनिक राजगिरी और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में क्या है? तो वर्णित है, उनके बारे में बताया गया है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो है आर्यों का प्रवेश कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्याताबाई को बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य, भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। वैशाली, वज्जी या लिच्छवी गण संघ प्राचीन विश्व के आरंभिक गणराज्यों में एक था। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसके अनुसार विदेह माधव यानी सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, समझ गए, और तथा वैश्वानर अग्नि के मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गए तथा नदियों को जलाते हुए सदानीरा बिहार के वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गए। विजय माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा यानी कि नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। कब? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये जो है ना विदेह माधव वाला कहानी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ गए। इन 16 महाजनपदों से 3 महाजनपद मगध, वजी, अंग बिहार में अवस्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वजी और अंग का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वजी और अंग का वर्णन जो है अंग यानी कि चंपा और अंग नरेश कर्ण को बोला जाता है। महाभारत में जो कर्ण था ना, कर्ण, अर्जुन, कर्ण, ये सब भगवान कृष्ण। तो अंग जो है अंग का ही राजा बनाया था किसने? तो दुर्योधन ने किसको बनाया था? तो अंग का राजा बनाया था, आपको कर्ण को बनाया था। तो का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य है। कौन सा? तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध साहित्य है जिसमें और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है उसमें मिलता है। बुद्धकालीन राजनीतिक समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। बुद्धकालीन राजनीतिक समाज में जो है 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। इन गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्जी संघ जो है प्रमुख था। वज्जी मतलब वैशाली, समझिएगा, वज्जी वैशाली को।
वजी संघ के अष्टकुल सदस्य लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, भोग यानी भोगनगर। इसमें देखिए और इसमें वजी यानी वृजी, उग्र, कौरव, इक्ष्वाक। देख लीजिए। अंग आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा, समझ गए। भागलपुर और मुंगेर जनपद वाला जो इलाका था उसकी राजधानी चंपा थी, यानी कि अंग की। और अंग नरेश कर्ण था, समझ गए। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंगराज की आरंभिक राजधानी मालिनी थी, समझ गए। कालांतर में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। चीनी यात्री ह्वेन ने चंपा को चेनपो से संबोधित किया है। बुद्ध घोष के सुमंगल वासनी एवं उवास उवास गद साओ के अनुसार वज्जी संघ 8 जनों यानी अष्टकुल का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं, जरूरी है, क्योंकि बुद्ध घोष के सुमंगल वासनी एवं उवासग दाओ उवास गद साओ के अनुसार उवासग दसाओ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या उवासग दसाओ या उवासग गदसाओ के अनुसार, ये नाम ही अजीब है। वज्जी संघ 8 जनों अष्टकुल का एक संघ था, जिसमें विदेह यानी ज्ञात्रिक, ये पाली भाषा और उस समय प्राकृत भाषा चलती थी ना, जैन और बुद्ध के समय में। बुद्ध में तो पाली भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो ये पाली भाषा है। ये वाला जो है ना, ये पाली भाषा है, पाली भाषा। तो विदेह, ज्ञात्रिक, वजी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वजी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे। वजी संघ में सबसे प्रबल कौन थे? तो लिच्छवी, जिनकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। इसको देख लेते हैं। जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं, विदेह जो है अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। मिथिला, समझ रहे हैं? मिथिला नरेश कौन थे? जनक। यहाँ पर अब थोड़ा सा देखने वाली बात है, बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। बौद्ध संगीतियाँ क्रम, स्थान, समय, अध्यक्ष, शासक, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, समझ गए। थोड़ा सा हम लोग जान ही लेते हैं। चलिए, प्रथम जो है राजगृह यानी सप्तपर्णी गुफा, यानी 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया था ये, ठीक है। तो प्रथम राजगृह में हुआ था कब? तो 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप या महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। महत्वपूर्ण तथ्य था विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ था। द्वितीय था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष थे सर्वकामी या सवाकामी। शासक थे कालाशोक यानी शिशुनाग वंश के, ये शिशुनाग वंश था, और कालाशोक राजा थे। बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंदिग्ध में विभाजित हुआ था। तृतीय जो पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष था। अशोक यानी मौर्य वंश का शासक था, और राजा अशोक थे उस समय। तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और ये 67वीं बीपीएससी 2022 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये हुआ था। वसुमित्र अध्यक्ष से, अशोक उपाध्यक्ष से। कनिष्क का समय था, और कौन सा वंश था? तो कुषाण वंश, ठीक बा, कुषाण वंश का शासन था, और कनिष्क जो है राजा थे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो इसको जो याद करने का ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक हम लोग देखते हैं, क्या है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये है। पहले ये देखिए, ये वाला राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये ट्रिक है, देखिए। राजा की साली
का पुत्र वन में हो गया तो राजा से क्या होगा, तो ये राजगिरी हो गया, राजा से राजगिरी हो गया, समझ गए। तो प्रथम राजगिरी हो गया। और की जो है इसको साइलेंट कर दीजिए, साइलेंट, इसको कट कर दीजिए। साली मतलब वैशाली, वैशाली। थोड़ा सा ये कलर पतला करना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद से का पुत्र, इसको भी साइलेंट कर दीजिए। पुत्र से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में है ना, पाटलिपुत्र, पुत्र किसमें है, तो पाटलिपुत्र में है। तो तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र। वन, वन मतलब में काट दीजिए, वन मतलब कुंडल वन, समझ गए, कुंडल वन, कुंडल वन। हाथ से लिख रहे हैं, समझ गए, इसलिए राइटिंग जो है ना सही से नहीं हो रहा है। कुंडल वन कश्मीर, कश्मीर। तो याद हो गया, राजा की साली का पुत्र वन में, ये ट्रिक है, लिख लीजिए। या आपके पास कोई ट्रिक होगा तो उसको भी उस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे भी हो याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, समझ गए। तो राजा की साली का पुत्र वन में, ये ट्रिक है। तो राजा से राजगिरी हो जाएगा, की साइलेंट है, साली से वैशाली हो जाएगा, का जो है साइलेंट है, पुत्र से पाटलिपुत्र हो जाएगा। वन में को साइलेंट कर दीजिए, काट दीजिए। वन, वन मतलब कुंडल वन, वन है ना, कुंडल वन, अंत में वन है, कुंडल वन कश्मीर। तो ये आपका जो है कभी भी गलत नहीं होगा। स्थान पूछेगा कि पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ था, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप जो है सही कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब मिलान करने वाला में भी आता है, ये जो है ना मिलान करने वाला में भी आता है। तो इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं मिलान गलत होगा, या ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तब भी गलत नहीं होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ देख लीजिएगा, राजा तो 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद 483 के बाद 383, सीधे 100 साल का। उसको 247 याद रखिएगा, अब प्रथम शताब्दी में। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थे, पूछ देगा कि प्रथम जो आपका बौद्ध संगीति हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन थे, दे देगा 4 ऑप्शन, ये चारों में से किसी को दे देगा, ठीक है। तो याद रखना जरूरी है। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, महा सभा लिखिए, सभा में मित्र का घोष, यानी कि महासभा हो रहा था, उसमें मित्र का घोष हुआ, यानी कि आपका एक मित्र है, उसका जो है सभा में क्या होता है कि घोष होता है, जय घोष होता है, अच्छा काम किया होगा, समझ गए। ऐसे ही याद रखने का ट्रिक है। देखिए महासभा में मित्र का घोष, देखिए महा से हो जाएगा महाकश्यप, महाकश्यप हो जाएगा, चाहे महाकश्यप हो जाएगा, पहला पहला हो गया। महासभा में को साइलेंट कर दीजिए, एक मिनट, नहीं ये नहीं, महासभा, सभा वाला देखिए, अब ये जो ना सभा है, सभा देखना बाकी है, सभा, सभा से हो जाएगा सर्व कामी या सभा कामी, ये जो ना सभा कामी, सभा कामी, सभा से याद रखिएगा, सर्व कामी या सभा कामी, सभा कामी ज़्यादातर लूसेंट में दिया गया, तो सभा कामी या सर्व कामी हो गया। में से हो जाएगा आपका, में से क्या हो जाएगा, में से इसको बनाइए, में से मेगली, मेगली चाहे मोगली, ठीक है, ऐसे याद रखने का ट्रिक है। मोग पुत, मोगली पुत, तिस्य, समझ गए। महासभा में से हो गया, तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तीनों अध्यक्ष हो गया। मित्र से क्या हो जाएगा, वसु मित्र, ये जो मित्र जी हैं इसका हो जाएगा वसु मित्र, चौथे का वसु मित्र हो जाएगा। अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन था, तो ये काट दीजिए। घोष, घोष मतलब क्या हो जाएगा, अश्वघोष, ये यहाँ पर जगह नहीं था, इसलिए आपका महासभा में मित्र का घोष, मित्र जो अंतिम था, मित्र, मित्र का घोष,
घोष। मित्र से हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र क्या था, चौथे का अध्यक्ष था। चौथा जो संगति हुआ था ना कुंडलवन कश्मीर में, तो उसका अध्यक्ष था, समझ गए। और ये साइलेंट कर दीजिए, घोष से घोष, यानी कि घोष से क्या होगा, अश्वघोष, सॉरी अश्वघोष होगा। ये जो घोष है ना अश्वघोष, घोष से हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। अश्वघोष उपाध्यक्ष था। तो महासभा में मित्र का घोष, ये ट्रिक याद रखिएगा। महासभा में मित्र का घोष, इसको याद रखिएगा, ट्रिक है पूरा। इसी पर चारा है। चौथा है, पहला इस पर है, दूसरा इस पर है, तीसरा इस पर है मैं पर, और चौथा जो है किस पर है, इस पर है। ये अध्यक्ष है। वसुमित्र क्या अध्यक्ष है, और का जो साइलेंट है, और घोष क्या उपाध्यक्ष है। कितने का, तो चौथे का, समझ गए। तो चलिए ये ट्रिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला, शासक पूछ देगा कि प्रथम जो संगति हुआ था उसका शासक कौन था, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा। आज, आज से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु था प्रथम का, अजात शत्रु। आज शोक, शोक मतलब काला शोक, दूसरे का काला शोक। शोक मतलब काला शोक, ये जो काला शोक है ना शिशुनाग वंश का, ये यहाँ पर दूसरा हो गया। ये पहला हो गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जरूरी है ताकि समझ में आए। शोक में अशोक, अशोक में अशोक है, समझ गए। तो मैं जो है इसको काट दीजिएगा, साइलेंट कर दीजिए। अशोक से तीसरा अशोक हो जाएगा। तीसरा जो है ना अशोक है। क जो है ना क है को काट दीजिए। क जो है क्या हो जाएगा, ये कनिष्क वाला हो जाएगा। कनिष्क जो है ना ये चौथा कनिष्क, क से कनिष्क हो जाएगा। अ से अशोक, और क जो है ना इसमें क ध्यान रखिएगा, क से कनिष्क हो जाएगा। तो चारों ट्रिक हो गया, चारों के आपका हो गया, समझ गए। थोड़ा सा इसको देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हुआ, पहले में क्या हुआ था। तो लिखिए यहाँ पर, सब सम अभी हम, अभी हम मतलब ठीक है, अभी हम। सब मतलब क्या होगा, स से सुत पीटक। पहले वाले में सुत पीटक का क्या हुआ था, सुत पीटक एवं विनय पीटक का संकलन हुआ था। संकलन मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना, जोड़ना, लिखना, ये सारी चीजें संकलन करना। तो पहला याद रखिए संकलन हुआ था। दूसरा में अब आइए, दूसरा में क्या हुआ था कि विभाजित, दूसरा में विभाजित हुआ था। और चौथा में, दूसरा और चौथा में विभाजित हुआ था। पहला में संकलन, दूसरा में भी आप इसको जो संकलन ही मान लीजिएगा। पहला और तीसरा संकलन मान लीजिएगा। पहला में संकलन हुआ है, तीसरा में संकलन हुआ है, दूसरा में विभाजित हुआ है, चौथा में विभाजन हुआ है, समझ गए। तो अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, समझ गए। अब देखिए सम है, सम मतलब स से हो जाएगा स्थवीर, याद रखिए स्थवीर। म से हो जाएगा महासांधिक, महासांधिक। महासांधिक में कहा मैंने बोला ना कि विभाजन हुआ था, तो इसको विभाजन याद रखिएगा। दूसरा और चौथा में विभाजन हुआ था। पहला और तीसरा में संकलन हुआ था, यानी जोड़ा गया था, समझ गए। यहाँ तक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो सब सम हो गया। आगे अभी हम लोग जानेंगे। अगला जो है अभी हम जानेंगे। इसको जो है ना अति कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप जो नोट्स बनाए उसमें लिख लीजिए, चाहे जो भी है उसमें जो लिख लीजिए कहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अब जो है यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हमसे हम लोगों को देखना था, अभी हाँ म। तो अभी से हो जाएगा अभिदम पिटक। अभी क्या हो जाएगा, तो धम,
धाम जिसमें आ गया समझिए कि अशोक, मौर्य वंश से संबंधित है, यानी अशोक से। अभिधम पिटक संकलन हुआ था इसमें भी, यानी कि जोड़ा गया था। समझ गए, अभिधम पिटक। और हम से आ जाइए, ह से चौथा जो विभाजन, ये तीसरा संकलन है, पहला तीसरा संकलन है, दूसरा चौथा विभाजन है। अब हम लोग देखेंगे हम वाला। हम मतलब, हम मतलब क्या हो जाएगा, ह से हीन यान, ह से हीन यान, म से महायान। महायान में क्या हुआ था, तो विभाजन हुआ था, समझ गए, ये विभाजन हुआ था। तो इस तरह से पूरा ट्रिक हो गया, बहुत संगीतियों को याद करने का पूरा ट्रिक हो गया। ये चारों ट्रिक जो मैंने बताए हैं, इसको आप याद रखिएगा, ट्रिक को 2-3 बार, मतलब बार बार थोड़ा सा करते रहिए रिविजन। आपको मैं कन्फर्म दे रहा हूँ, मिलान करने आए जैसे तैसे मिलान करने वाला दे दे, चाहे जितना भी घुमा ले मिलान करने वाला, इसमें से दूसरा डायरेक्ट दे दे, आपका गलत नहीं होगा। 100% दावा है, नहीं गलत होगा, क्योंकि मैं इसे इसी ट्रिक से बहुत संगीतियों को सॉल्व करता था, और कभी भी ये बहुत संगीतियों से आने वाले सवाल कभी भी गलत नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद जो है ना, कई तरीकों से रखा जाता है। एक तो है याद रख कर रखा जा सकता है, यानी कि ना इसके लिए ट्रिक बनता है, ना ही कुछ और कर सकते हैं, सिर्फ याद रख कर ही याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ें आती है जिनको जो है आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती है ना ही जो वो ट्रिक पे होती है और ना ही याद कर सकते हैं, उसे समझ कर याद रखा जाता है, समझ कर कहानी की तरह। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवर कश्मीर में। और जन संगीतियों के बारे में जानते हैं। जन संगीति क्रम, स्थान, समय, अध्यक्ष, शासक, महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रथम जो पाटलिपुत्र में हुआ था, द्वितीय वोल्भी गुजरात में होता, पाटलिपुत्र गुजरात। चलिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और ये 512 ईस्वी में हुआ था। स्थूलभद्र था, और ये द्विवर्धी क्षमा श्रवण था। चंद्रगुप्त मौर्य था, और इस समय कोई शासक का नाम नहीं दिया गया। पूर्व के बा पूर्व के पूर्व पूर्व के पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों में महावीर के सिद्धांतों को संकलन किया गया, और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसमें जो है धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया कब, तो जो बल्लभी गुजरात में हुआ था इसमें। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु को समीप लुम्बिनी में, कुल कुल क्या था, तो शाक्य कुल में हुआ था। देखिए 43वीं बीपीएससी में पूछा गया। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता जो सुधोधन थे, माता महामाया थी। सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा, बिंबा गोपा भद कछना। पुत्र जो है राहुल। 29 वर्ष की में गृह त्याग, माँ भी निष्क्रमण। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ था। 67 बीपीएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध से सवाल पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से। अगला हम लोग देखते हैं, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध कहलाया है। तो सवाल पूछेगा, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी किनारे, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद ये बुद्ध कहलाया। गौतम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का त्रिरथ कौन है, तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध गावनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। चलिए आगे देखते हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, अथवा सम्यक समाधि। ये 8 बातें यानी अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है बुद्ध के द्वारा। प्रतित्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का क्या है, तो सार है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है।
महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य यानी परीक्षा से संबंधित तथ्य दिया गया है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल और वृषभ यानी बैल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण से संबंधित प्रतीक है तो घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक है पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन दिया सारनाथ में। ये देखिए कब पूछा गया सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। कौशल के राजा जैसे परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की प्रसेनजीत ने। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकाश्यप। ये सवाल पूछा गया बीपीएससी में 67वीं। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगिरी में। देखिए कब पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में, ये सवाल दोनों पूछा गया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कनिष्क कश्मीर में 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी तो पाटलिपुत्र में। ये सवाल देखिए कब पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई कनिष्क में, ये भी सवाल पूछा गया है। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और बिहार का निर्माण संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। यानी कि भारतीय कला में स्तूप हो गया, चैत्य हो गया और बिहार जो है निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जैन धर्म के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से तो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म से आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए लाइफ में मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए और सपने को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुशहाल रखिए और हमेशा अपने माता पिता परिवार समाज से प्यार कीजिए। अपने माता पिता समाज और देश का जो है ना मतलब बारे में पॉजिटिव सोचिए, लाइफ में आगे बढ़िए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। और ये चैनल जो है आपका है, ये चैनल आपका है और आप यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे हमेशा। यहाँ पर कोई भी कोर्स नहीं कराया जाएगा। कोर्स तो कराया जाएगा लेकिन पैसा नहीं होता, पैसा से खरीद कर ये सब नहीं कि 10 रुपये में कोर्स खरीदिए लूसेंट का, इसका उसका 99 रुपये में, 100 रुपये 50 रुपये में, 2000 3000 5000 10,000 50 1.5 लाख 2 लाख ये कोर्स जो बेची जाती है, ये कोर्स नहीं बेची जाएगी, ये मेरा वादा है। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है तो लिखने में दिक्कत होती है, उंगली से मैं लिखता हूँ और मेरा जो आपका क्या बोलते हैं ये माइक भी है वैसा ही है, तो जैसे तैसे करके पढ़ाता हूँ। संसाधन मेरे पास हो जाएंगे उसके बावजूद में मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊँगा। क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ना चौपट कर दिया जा रहा है धीरे धीरे, मतलब पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, समझ गए। मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हो रहा है, हर जगह देख रहा हूँ, पूरे इंडिया के मतलब देख रहा हूँ, सिर्फ धंधा किया जा रहा है, सिर्फ धंधा और धंधा और धंधा। टीचर अपने में लड़ रहे हैं साहब, ये उसका बुराई वो उसका बुराई, ये उसका मतलब पीछे, ये उसका मतलब पूरा का पूरा धंधा ही चल रहा है, समझ गए ना। मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा जो है ना सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई हो। शिक्षा मतलब फ्री, मतलब फ्री, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो भाई कुछ भी करोगे नहीं पढ़ेगा, समझ गए। तो फ्री मतलब फ्री, और मैं पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊँगा, जब तक मेरी सांसें फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरे पास संसाधन आएंगे उसके बाद से तो मैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। ये भी अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक फिल्म होता है ना, उस फिल्म का ना ही ट्रेलर है ना फिल्म है, ये टीजर भी नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से जैसे आप किसी कोचिंग में कोर्स खरीदते हैं ना, कोर्स खरीदने के बाद जिस तरह से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है उसी क्रमबद्ध तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और आप लोगों को उस समय कॉपी पेन, जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे जो भी होंगे उस समय आप बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ एकदम क्रमबद्ध तरीके से, सारी चीज़ें, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में एकदम। और उस लेवल का पढ़ाऊँगा कि आप कहेंगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था फ्री में, इस लेवल का यूट्यूब पर इस तरह का किसी ने भी फ्री में नहीं पढ़ाया, उस लेवल का फ्री में पढ़ाऊँगा। तो ये आपका चैनल है और मैंने पढ़ाना इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं देख रहा था सब नौटंकी सब हो रहा है, तो मैंने सोचा कि पढ़ाना जरूरी है। क्योंकि फ्री में जो है ना शिक्षा को धंधा बना दिया गया है। पेट भरने के लिए वैसे भी धंधा करती है, लेकिन वो पेट भरने के लिए करती है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या मतलब नौटंकी चल रहा है। चलिए, तो चैनल आपका है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। मैं हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।